चलिए ना, प्रीवियस क्लास में हम लोग ओवरलैपिंग के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे और ओवरलैपिंग में अब तक जो हमने पढ़ा था उसमें टोटल 7 केसेस तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। अब उन 7 केसेस के बाद आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था एक बार उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बोला था मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। और वो दो टाइप के मॉलिक्यूल्स कौन कौन से होंगे? एक तो होंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स और एक क्या होंगे बेटा? पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक की बात करें तो डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कशन करा था, पॉली में भी सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में डिस्कशन किया था। डायटोमिक में सिग्मा बॉन्ड 3 तरीके से बनेगा, एसएस, एसपी और पीपी। और पाई बॉन्ड 2 तरीके से बनेगा, पी पाई या फिर डी पाई पी पाई, ठीक है ना। पाई बॉन्ड जैसा यहां बना है वैसे ही पाई बॉन्ड यहां भी बनेगा, डी पाई पी पाई या पी पाई। और इसमें जो सिग्मा बनता था वो बनता था हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल। और इसी के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था, हम लोग टेबल बना रहे थे। टेबल में सबसे पहले हमने एसएस ओवरलैपिंग देखा था और फिर उसके बाद एसपी ओवरलैपिंग देखा था। फर्स्ट वाला जो केस हमने पढ़ा था उसमें एसएस ओवरलैपिंग में हमने एक बार एक्स एक्सेस लिया था, एक बार वाई एक्सेस लिया था और एक बार जेड एक्सेस लिया था। कोई सी भी एक्सेस ले लो, आपको बताया था एस जब भी बॉन्ड बनाएगा कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा? सिग्मा। सिग्मा के सिवा कुछ नहीं बनाएगा, ठीक है ना। इस तरह की बात हम लोगों ने कर ली थी। इसके अलावा याद करें वो जो टेबल बना था उसमें सबसे पहला केस हमने पढ़ा था एस प्लस एस और यहाँ पर और जो एक्सेस ली थी एक्स वाई जेड, कौन सा बॉन्ड बनाया था? सिग्मा। आपको बोला था एक से एक टकराएगा तो सिग्मा बनेगा, 2 से 2 टकराएगा तो पाई बनेगा और 4 से 4 में बनता है डेल्टा। तो अभी उस पर भी बात होगी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें सेकंड केस जो हम लोगों ने लिया था वो लिया था एस के साथ पी एक्स, एस के साथ पी वाई, एस के साथ पी जेड। और आपको बोला था एसपी ओवरलैपिंग में पी के साथ जो एक्सेस है अगर वही इंटर न्यूक्लियर एक्सेस है तो आपको सिग्मा बॉन्ड बनते हुए मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो केस नंबर 5, 6, 7 जो था उसमें एस के साथ पी एक्स लिया था, वापस से पी वाई लिया था, वापस से पी जेड लिया था। लेकिन इस बार एक्सेस बदली थी हमने। जैसे यहाँ पर एस और पी एक्स के साथ एक्स है, यहाँ पर एस और पी एक्स के साथ एक्स आ चुका है, वाई या जेड लिया। पी वाई के साथ एक्स या जेड लिया, पी जेड के साथ एक्स या वाई लिया। यहाँ पर हमने बोला था इस केस में आपको जीरो ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। और जीरो ओवरलैपिंग मिलती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहां तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में कि पॉजिटिव ओवरलैप क्या होता है, नेगेटिव ओवरलैप क्या होता है और जीरो ओवरलैप क्या होता है। तो देखो हम लोगों ने इसमें से एसएस और एसपी ओवरलैपिंग की बात कर ली। अब बचा हुआ है पीपी से सिग्मा, पीपी से पाई और पीडी से पाई। तो आइए अब उस टेबल को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोग ले रहे हैं केस का जो भी नंबर चल रहा था, मतलब सीरियल नंबर जो चल रहे थे। इसके अलावा यहां से स्टार्ट करेंगे 8 नंबर से, है ना। ऑर्बिटल्स हम लोगों को लेने हैं, वो मैं लिख देता हूं अभी थोड़ी देर में। और उसके अलावा हम लोगों ने लिया था बेटा इंटर न्यूक्लियर एक्सेस और यहाँ पर हमने लिया था टाइप ऑफ बॉन्ड, कि कौन से तरह का बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा पाई डेल्टा वेल्टा बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। और इधर उसके डायग्राम देखते जाएंगे। सबसे पहले अब हम पीपी ओवरलैपिंग की बात करेंगे तो पहले हम लोग जो पी ऑर्बिटल ले रहे हैं, ध्यान सुनना, दो पी ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करेंगे ना तो उसके लिए एक जरूरी कंडीशन है कि दो पी जब ओवरलैप करेंगे तो दोनों पी सेम होने चाहिए। मतलब पीएक्स के साथ पीएक्स ही ओवरलैप करता है, पी वाई के साथ पी वाई ही ओवरलैप करता है और पी जेड के साथ पी जेड ही ओवरलैप करता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पीएक्स के साथ पी वाई लाओगे और ओवरलैपिंग हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि पीएक्स और पी वाई जब भी ओवरलैपिंग करने जाएंगे तो उनकी ओवरलैपिंग कभी भी हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि दोनों का जो अलाइनमेंट होता है, दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो अलग अलग एक्सिस पे होता है। ध्यान से देख लीजिएगा, जब भी पीपी ओवरलैपिंग कराने जाएंगे तो पहली बात तो दोनों पी क्या होने चाहिए बेटा? सेम, है ना। अगर दो डिफरेंट पी दे रखे हैं तो समझ जाइएगा वो ओवरलैपिंग कभी भी नहीं होगी। अभी जैसे मैं पीएक्स की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखते हैं ये टेबल को। अगर मैं पीएक्स की बात कर रहा हूं तो पीएक्स के साथ इंटर न्यूक्लियर एक्सेस क्या ले ली? एक्स। और अभी हम लोग पीएक्स के साथ वाई भी ले सकते हैं और जेड भी ले सकते हैं। ऐसे ही पीवाई के साथ हमने यहाँ के ले लिया बेटा वाई, और पीवाई के साथ हम लोग बची हुई दो एक्सेस कौन से जो बच रहे बेटा? एक्स या फिर जेड। पीजेड के साथ हमने क्या ले लिया बेटा? जेड। और पीजेड के साथ बची हुई दो एक्सेस कौन सी आ जाएंगी बेटा? एक्स और वाई। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक केस लिख दूं तो यहाँ मैंने लिखा है पीएक्स और पीवाई। सबसे पहली कहानी है ना, पीएक्स और पीवाई के साथ इंटर न्यूक्लियर एक्सेस आप चाहे जो ले ले। देखो ये दोनों पी, ये सारी जो भी केसेस है ना ये सब पीपी ओवरलैपिंग है। पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी बनता है और पीपी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड भी बनता है। लेकिन पीपी ओवरलैपिंग के लिए मैंने आपको क्या बोला कि दोनों पी क्या होने चाहिए बेटा? सेम। ये बात बताइए, यहाँ पर ये 14th वाले में दोनों पी सेम है अलग अलग है? अलग अलग। दो डिफरेंट पी कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे।
तो यहां पर हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे नो बॉन्ड फॉर्मेशन, यहां पर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको डायग्रामेटिकली एक बार समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। एक आपने कौन लिया बेटा, पीएक्स, ये एक्स एक्सिस है तो ये आपका पीएक्स हो गया, और एक कौन सा लेना बेटा, पी वाई, तो ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा कौन हो गया बेटा, पी वाई। अब मुझे बताइए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आपको कौन सी मान के चलनी है, एक बार आप x मान सकते हो, y मान सकते हो, z मान सकते हो, मैं x से समझा दे रहा हूं, कहानी वही रहेगी। इसका मतलब है अभी मुझे बताइए क्या दोनों के न्यूक्लियस क्या ये वाली एक्सिस पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बेटा, आ रहे, मतलब x पर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो ये x पर आ रहे हैं। अब ये ऐसे का ऐसा इधर आएगा और ये ऐसे का ऐसा इधर आएगा। जब ये ऐसे आ रहे हैं तो मुझे बताइए इसका जो फाइनल डायग्राम बनेगा, क्या वो डायग्राम जब ये इधर से ये ऐसे जाएगा तो क्या वो डायग्राम कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखेगा आपको। और ये जो डायग्राम है ना बेटा, ये जीरो ओवरलैप का डायग्राम है। क्यों जीरो ओवरलैप का डायग्राम है, इसमें से एक लोब नेगेटिव होगा मान लो, तो पी का एक लोब कैसा होगा, पॉजिटिव, ये भी तो पॉजिटिव है, पूरा एक ही तो लोब है, और ये वाला लोब पॉजिटिव होगा तो ये वाला लोब, तो प्लस प्लस वाला जो ओवरलैप होगा वो पॉजिटिव ओवरलैप होगा, और प्लस माइनस वाला जो ओवरलैप होगा वो नेगेटिव ओवरलैप होगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव ओवरलैप आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाएंगे बेटा, जीरो। और इसको और आगे बढ़ा दें अपन, तो इसको और आगे बढ़ा दें, तो इसको जब और आगे बढ़ाओगे तो ये यहां जाके चिपकेगा बेटा, एंड यहां पर होगा, और एंड यहां पर होगा मतलब नोड से नोड टकराएगा, न्यूक्लियस से न्यूक्लियस टकरा जाएगा। और अगर नोड से नोड टकरा जा रहा है इसका मतलब है कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हुई है, और ओवरलैपिंग नहीं हुई इसका मतलब क्या होगा बेटा, नो बॉन्ड फॉर्मेशन। कभी भी दो डिफरेंट पी जो आएंगे वो ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बाकी सारी जो केसेस है देखिए, यहां पर 8 से लेकर 13 नंबर के केस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम यहां पर क्या देख रहे हैं बेटा, पीपी ओवरलैपिंग, लेकिन पीपी ओवरलैपिंग में दोनों पी क्या रखे हमने, सेम। अब इसमें एक जनरलाइजेशन बताता हूं, जब पीपी ओवरलैपिंग में दोनों पी सेम है और वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दोनों पी सेम है और वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दोनों पी सेम है और वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो आपको सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। किसका फॉर्मेशन मिलेगा, सिग्मा। जनरलाइजेशन क्या है, देखो हर केस का जनरलाइजेशन अलग होगा, एसएस का जनरलाइजेशन अलग होगा, एसपी का जनरलाइजेशन अलग होगा, पीपी का जनरलाइजेशन अलग होगा, पीडी का जनरलाइजेशन अलग होगा, डीडी का जनरलाइजेशन अलग होगा। तो पीपी का जनरलाइजेशन क्या बोलता है कि दो डिफरेंट पी तो कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे, दो पी तभी ओवरलैप करेंगे जब दोनों पी क्या होंगे बेटा, सेम, और दोनों पी अगर सेम है और वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो क्या बनेगा, सिग्मा। दोनों पी सेम है लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम वाली है या अलग वाली है, अलग, इसमें बनता है पाए, इसमें बनता है पाए। अब इसको डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। 8th वाले केस को बताऊंगा और फिर 11th वाले केस को बताऊंगा ना, 8th और 11th से समझा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। मुझे एक बात बताओ, पीएक्स और पीएक्स की बात करें बेटा, ये वाली एक्सिस जो इधर से इधर जा रही है इसको हमने एक्स मान रखा है, तो ये पीएक्स और पीएक्स ले लिए दो हमने। अब मुझे बताइए पीएक्स और पीएक्स को आपने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ले लिया और इसकी अभी न्यूक्लियस कौन सी एक्सिस पे लाई कर रहा है बेटा, एक्स वाली एक्सिस पर। क्या ये पीएक्स पीएक्स ऑन एक्स एक्सिस है या नहीं है बेटा, है। तो एक पीएक्स ऐसे आएगा, एक पीएक्स ऐसे आएगा। जब ऐसे आएंगे तो बताइए दो से दो टकराएगा कि एक से एक टकराएगा, एक से एक, एक से एक। अरे भैया ये एक लोब एक से ही तो टकराएगा, ये वाला इससे थोड़ी टकरा पाएगा। तो एक से एक टकराएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा, सिग्मा। और यही बात हमने बोली है कि यहां पर कौन सा ओवरलैपिंग होगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से मान लो पी वाई वाई पे लेते। अब मुझे बताइए ये वाला ऑर्बिटल कौन है, पीएक्स, ये वाला ऑर्बिटल कौन है, पी वाई। अब मुझे कितने पी वाई लेने, दो। मान लो ये एक और पी वाई है, ये भी पी वाई, ये भी पी वाई। अब बताओ दोनों का सेंटर अभी किस पे आ रहा है, एक्स पे आ रहा है कि वाई पे आ रहा है कि जेड पे आ रहा है, एक्स पर आ रहा है अभी यहां पर, और मुझे लेना किस पे, वाई पर। तो उसको घुमाना फिराना नहीं है, जैसा है वैसे का वैसा यूं कर देना। क्या अब दोनों का न्यूक्लियस वाई पे आ गया, हाँ। ये ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर आएगा, एक से एक टकराएगा कि दो से दो टकरा रहे, एक से एक, एक से एक टकराएगा, क्या बनेगा, सिग्मा। तो बेटा पी वाई जब वाई पे आएगा तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, सिग्मा। अब मुझे बताइए पीजेड की बात करूं तो ये पीएक्स होता था, ये पी वाई होता था, क्या ये पीजेड होता था, हाँ। ये दूसरा पीजेड है। अभी मुझे बताइए पीजेड और पीजेड का जो सेंटर है वो एक्स पर है कि वाई पर है कि जेड पर है, एक्स पर है। ऐसे कर दूंगा तो वाई पर, और ऐसे कर दूंगा तो जेड पर। अब जब ये ऐसे आएगा क्या एक से एक टकराएगा, हाँ, और एक से एक टकराएगा तो क्या बनेगा बेटा, सिग्मा। इसका मतलब है यहां पर कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, सिग्मा। तो ये बात हमने समझ ली। इसको जनरलाइज करके हमने क्या बोला कि दोनों पी सेम हो और वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो क्या बना देना है, सिग्मा। दोनों पी सेम हो वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो तो क्या बनेगा, सिग्मा। अब आते हैं पाई पर, पीएक्स और पीएक्स लिया,
ध्यान से देखना है ना। 11th वाला केस यहां बना रहा हूं, ये px हो गया, ये px हो गया, और इन दोनों का सेंटर मुझे कौन सी एक्सिस पे लेना है, y। z पे भी ले सकता हूं पर y बोर्ड पे बता सकते, मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर लेफ्ट टू राइट होना चाहिए या टॉप टू बॉटम होना चाहिए, टॉप टू बॉटम। तो इसको एज इट इज उठा के यहां रख देना है, इसको उठा के यहां रख दिया, तो क्या ये px था कि नहीं था, क्या ये भी px है या नहीं है, और दोनों का न्यूक्लियस अब किस पे आ गया, y पर। अब ये जाएगा ऊपर और ये जाएगा नीचे, जब ये जाएंगे तो बताइए सेंटर से सेंटर टकराएगा या फुग्गे से फुग्गा टकरा जाएगा, फुग्गे से फुग्गा, फुग्गा फूला हुआ है तो फुग्गे से फुग्गा टकरा जाएगा, मतलब एक से एक टकराएगा कि दो से दो टकरा रहे, दो से दो, और दो से दो टकराएगा तो पाए बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो यहां पर यही बात हमने बोली है कि दो पी सेम हो और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस भी वही हो तो सिग्मा, दो पी सेम हो लेकिन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस अलग हो तो पाए, और दो डिफरेंट पी हो तो कभी ओवरलैप करेगा ही नहीं। बनाइए फटाफट इस टेबल को, आगे बढ़ते हैं पीडी ओवरलैपिंग पे। तो इसको क्या थोड़ा सा 3D में इमेजिन कर लें, क्योंकि केसेस ओवरलैपिंग के बहुत सारे बन सकते हैं, सारे केस हम सॉल्व नहीं कर सकते। आप उसको क्या है ओवरलैपिंग को एक बार 3D में इमेजिन करना सीख जाएंगे तो कोई सा भी केस आ जाए आपको टेबल याद करके जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, इजीली आप वहां पर 3D में इमेजिन कर सकते हैं, और इमेजिनेशन पावर तगड़ा होना ही चाहिए। अभी तो इमेजिनेशन का खेल शुरू ही नहीं, अभी हाइब्रिडाइजेशन में खूब इमेजिनेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल आएगा, टेस्ट में पूरा सिलेबस आएगा डे 1 से हमेशा, है ना, ताकि वो रिवीजन होता रहेगा, इसी बहाने क्या पढ़ लेंगे, नहीं तो क्या है कि फिर वो आगे का टॉपिक होते जाता है और पीछे का टॉपिक छूटते जाता है, फिर वो कोई मतलब नहीं निकलता है ना। दो चार बार उसका रिवीजन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो चीजें याद हो जाएंगी, तो लास्ट में क्या है कि सिर्फ आगे के पोर्शन जो लास्ट लास्ट वाले चैप्टर्स होंगे वही रिवाइज करना होगा। अपने को शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि लोड थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन वो लोड लेना पड़ेगा, वरना है ना लास्ट में प्रॉब्लम आती है। चलिए ना, अब ये जो टेबल अभी हम लोगों ने बनाया है इसमें हमने पीपी ओवरलैपिंग के बारे में डिस्कशन कर लिया, केस नंबर 14 तक। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, पीपी ओवरलैपिंग के बाद नेक्स्ट जो केस हम लोग समझेंगे वो होगा बेटा पीडी ओवरलैपिंग, केस नंबर 15 से चालू करेंगे। ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां पर मैंने लिया पीएक्स और डीएक्सवाई, फिर से मैंने लिया बेटा पीएक्स और डीएक्सवाई, फिर मैंने लिया बेटा पी वाई और डीएक्सवाई, फिर मैंने लिया वापस से पी वाई और डीएक्सवाई 18th नंबर पे। 19th नंबर पे मैंने लिया बेटा डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई। 20th नंबर पे वापस से मैंने इन्हीं दोनों को लिया क्योंकि हमें तीनों एक्सेस को एक एक करके डिस्कस करना होता है। और 21th नंबर पे मैं ले रहा हूं बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल, जो कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये पॉली एटॉमिक वाले केसेस में काम आता है आपको। और हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाएगा, कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना। याद करिए अभी जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था थोड़ी देर पहले, उसमें हमने क्या बोलता कि डाई एटॉमिक में एसएस एसपी पीपी वीपी सब चलेगा, लेकिन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में हमेशा कौन सा ऑर्बिटल आएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लस एनी ऑर्बिटल क्या बनाएगा, सिग्मा। और इसमें एक्सिस वैक्सिस कोई भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब अभी हम लोगों को डिस्कशन करना है जब हम बीबीटी के बाद अगला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 15 से 20 तक के केसेस। देखिए 15 से 20 तक के केसेस में आपको कौन सी ओवरलैपिंग दिख रही है बेटा, पहले 15 से 18 अगर आप देखोगे तो पीडी ओवरलैपिंग है या डीपी ओवरलैपिंग, जैसे चाहे वैसा बोल दे। और 1920 में क्या है बेटा, डीडी ओवरलैपिंग। तो पहले अपन पीडी ओवरलैपिंग पे चलते हैं। पीडी ओवरलैपिंग के सारे केसेस नहीं लिखे गए हैं, इसके और भी केसेस बन सकते हैं, लेकिन अपन लिमिटेड केसेस पढ़ रहे हैं जितने अपने काम में आएंगे, ठीक है ना। मुझे एक बात बताइए, 15 नंबर का केस बना रहा हूं मैं, ध्यान देना है ना। 15 नंबर के केस में अपन ने किसको लिया बेटा, पहले तो पीएक्स, तो ये बन गया आपका पीएक्स, और एक हमने क्या लिया बेटा, डी एक्स वाई। डी एक्स वाई जो होता है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बेटा डी एक्स वाई का डबल डम्बल जो बनता है वो ऐसा बनता है, ठीक है।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पी एक्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डी एक्स वाई। पहले मैं थोड़ा सा आपको डी ऑर्बिटल की जानकारी यहां पर दे दूं, ताकि है ना बाद में कभी परेशानी ना आए। एक बार मैंने बताया रहेगा तो मैं बोल सकता हूं कि भाई मैं बता चुका हूं पहले, है ना, वरना पहले से तुम्हें आता नहीं आता है उसका प्रॉब्लम रहेगा। तो बेटा डी में 5 डब्बे होते हैं, उन 5 डब्बों का नाम क्या क्या होता है बेटा, एक का होता है डी एक्स वाई, एक का होता है डी वाई जेड, एक का होता है डी जेड एक्स, एक का होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये 5 डब्बे इनके नाम है ना, चिंटू पप्पू मुन्नू नुन्नू जो भी है ऐसे नाम रख दिए, ठीक है ना। तो पांचों डी के जो डब्बे हैं ना उनके नाम क्या है बेटा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जरा इनमें से अगर मैं आपको बोलूं कि 3 का एक पेयर बनाइए और 2 का एक पेयर बनाइए, क्या इन 5 में से 2 के नाम एक जैसे और कोई 3 के नाम एक जैसे दिख रहे हैं आपको? कौन से 2 अलग दिख रहे हैं? स्क्वायर वाले। इनमें स्क्वायर आ रहा है और इनके नामों में स्क्वायर नहीं आ रहा है। तो ये 2 सेट बनेंगे आगे जाके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब एक चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो वहां पर इसको अपन बोलेंगे T2G, T2G, इसको बोलेंगे EG, ठीक है। इसका नाम क्या है, T2G, इसको क्या बोलेंगे, EG। तो वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नाम आएगा, अभी तब तक के लिए बस ये हिंट ध्यान रखे। तो ये तीनों एक जैसे होते हैं, ये दोनों एक जैसे होते हैं। ये तीनों जो होते हैं ना, इनके अंदर क्या बनते हैं बेटा, डबल डंबल होते हैं। डी का शेप कैसा होता है, डबल डंबल। एस का शेप स्फेरिकल, पी का डंबल, डी का डबल डंबल। इसके जो डबल डंबल बनेंगे ना, वो इन बिटवीन द एक्सेस बनेंगे। कैसे बनेंगे बेटा, इन बिटवीन द एक्सेस। और इनके जो डबल डंबल बनेंगे वो ऑन द एक्सेस। ये बहुत ध्यान से सुन लेना है ना, क्योंकि ये काम आएगा सिलेबस में। तो इन बिटवीन द एक्सिस और ऑन द एक्सिस कहने का मतलब क्या है, अपने पास 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब मान लो ये मैंने लिया एक्स एक्सिस और ये मैंने लिया वाई एक्सिस, ठीक है। ये मैंने लिया एक्स एक्सिस और ये मैंने लिया वाई एक्सिस, है ना, यहां एक्स ले लिया, यहां वाई ले लिया। तो पहले मैं डी एक्स वाई बना के बताता हूं। डी एक्स वाई बनाने का मतलब क्या है, अभी मैंने जो एक्स और वाई लिया वो जो हम लोग एक्चुअल में मान के चलते हैं, ये एक्स मान के चलते हैं, ये वाई मान के चलते हैं, वही मैंने लिया। इसके जो लोब्स बनेंगे ना, इसके अंदर डंबल बनेंगे 2, 2 डंबल का मतलब है 4 लोब्स बनेंगे। पी में 1 डंबल होता है, तो एक डंबल में कितने लोब्स बनते हैं, 2 फुग्गे बनते हैं। पी में 2 फुग्गे बनते हैं, और डी में डबल डंबल है तो 4 फुग्गे बनेंगे। तो जो 4 फुग्गे बनेंगे ना, वो एक्सिस पर नहीं बनाने, एक्सिस के बीच में बनाने। और कौन से एक्सिस के बीच में बनाने, एक्स वाई। क्या आप जब क्वाड्रेंट सिस्टम मैथ्स में सीखते हैं, यही तो होता है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्या ये एक्स वाई है या नहीं है? प्लस माइनस अब मत देखो, अपन ने तो वो समझना था तो मैंने बता दिया। क्या ये एक्स वाई है या नहीं है? क्या ये एक्स वाई है या नहीं है? क्या ये एक्स वाई है या नहीं है? तो डी एक्स वाई कहने का मतलब क्या है, डी के जो 4 फुग्गे बनेंगे ना, वो एक्स वाई के बीच में बनाएंगे। तो ये भी एक्स वाई के बीच में एक फुग्गा बन गया, यहां पर भी एक्स वाई के बीच में एक फुग्गा बन गया, यहां पर भी एक्स वाई के बीच में एक फुग्गा बन गया, और यहां पर भी एक्स वाई के बीच में एक फुग्गा बन गया। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, डी एक्स वाई। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? अगर मैं डी वाई जेड बोल रहा हूं तो क्या आपको दिमाग में चमक रहा है कि यहां पर जो 4 फुग्गे बनाने वो वाई और जेड के बीच में बनाने? अब अभी बोर्ड पे मैं जेड दिखा नहीं सकता, तो मान लो अगर मैं बोर्ड के हिसाब से बात करूं और मैं इसको वाई मान ले रहा हूं और इसको जेड मान ले रहा हूं बोर्ड पर, तो समझ में आना चाहिए कि डी वाई जेड के जो 4 फुग्गे बनेंगे वो वाई जेड वाई जेड वाई जेड और वाई जेड के बीच में बनेंगे। और अगर मैं 3D में आपको इसको इमेजिन कराऊं तो ये एक्स है, ये वाई है, ये वाला प्लेन चल रहा है। 3 प्लेन है, एक तो ये वाला प्लेन, 3 प्लेन है। अभी मैं कौन से प्लेन की बात कर रहा हूं, इस प्लेन की। ये कौन है, एक्स, ये कौन है, तो प्लेन चल रहा है एक्स वाई प्लेन। तो 4 फुग्गे जो बने, मतलब ये वाला प्लेन चल रहा है, ये वाला है ना, इस पे, और 4 फुग्गे जो बनेंगे, एक इधर बनेगा 45 पे बीच में, इनके ऊपर नहीं बनाना, इन बिटवीन बनाना है ना, इन बिटवीन बनाना। एक इधर 45 पे, एक इधर 45 पे, एक इधर 45 पे, एक इधर 45 पे। आए ना, फटाफट फटाफट, एक और देते। ये आपकी एक्स और वाई एक्सेस है, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई। अब 4 फुग्गे कैसे बनाने, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। ये क्या बन गया बेटा, डी एक्स वाई। अब क्या बनाना है, डी वाई जेड। वाई कौन सी है और जेड कौन सी है, वाई। अब फुग्गे किस पे बनेंगे, इस प्लेन पे बनेंगे, एक इधर, एक इधर,
एक इधर एक इधर। कौन सा ये एक्स जेड? क्या बात समझ में आ रही है? जेड एक्स बोल दूं या एक्स जेड बोल? अब इसके चार फुग्गे इस प्लेन पे बनेंगे, एक ऐसा बनेगा इस पे, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एक ऐसा बनेगा। ये तीन डब्बे तैयार हुए डी के, दो डब्बे हो रहे हैं, एक कौन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पे इन बिटवीन द एक्सेस बनाना या ऑन द एक्सेस? ऑन द एक्सेस। ये एक्स है ये वाई, अभी इन बिटवीन द एक्सेस वाला यहां बनाया था मैंने, इस बार मुझे एक्सेस पर बनाना है। एक फुग्गा यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। और जब डी जेड स्क्वायर की बात करूंगा तो ये एक्सेस है, यहाँ सेंटर है, एक फुग्गा इधर, एक फुग्गा इधर, इसमें रिंग होती है डी जेड स्क्वायर में, ठीक है ना? तो ये कंडीशन बनती है। आइए इस पर बात करते हैं। मैं एक बार डायग्राम यहाँ पर फटाफट बना के दिखा दे रहा हूँ आपको कि किसका क्या डायग्राम बोर्ड पे कैसे क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि कभी भी इनके नाम आ जाए तो हम उसको इमेजिन कर पाए कि भाई कहना क्या चाहता है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तीन डब्बे में यहां पर बना रहा हूं। सपोज मैं पहले बात कर रहा हूं बेटा डी एक्स वाई की, फिर मैं बात कर रहा हूं डी वाई जेड की, फिर मैं बात कर रहा हूं डी जेड एक्स की। तो इसमें मुझे कौन कौन सी एक्सिस की जरूरत पड़ेगी बेटा? एक्स और वाई, इसमें जरूरत पड़ेगी वाई और जेड, इसमें जरूरत पड़ेगी एक्स और जेड। तो अभी जेड को मैं बोर्ड के प्लेन पे मान लेता हूं क्योंकि अपने को इमेजिन करना पड़ेगा ऐसा। अब मुझे बताओ यहां पर जो फुग्गे बनाने वो क्या एक्सिस पर बनाने की एक्सिस के बीच में बनाने? एक्सिस के बीच में। स्क्वायर वालों में एक्सिस पर और बिना स्क्वायर वालों में एक्सिस के बीच में। तो इसके जो चार फुग्गे बनेंगे वो ऐसे बन जाएंगे, इसके जो चार फुग्गे बनेंगे वो ऐसे बन जाएंगे, और इसके जो चार फुग्गे बनेंगे वो ऐसे बन जाएंगे। ये बन गया इसका डायग्राम। इसी तरीके से अगर मैं बचे हुए इन दोनों की बात करूं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की, तो मान लीजिए ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और मान लीजिए ये हमारी जेड एक्सिस है थोड़ी देर के लिए। तो बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो बनेगा ना वो कैसा बनेगा? वो बनेगा ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस बनाने का मतलब क्या हो गया? ऐसा। और डी जेड स्क्वायर मतलब जेड पर बनेगा, और इसमें ऐसी रिंग आ जाती है इलेक्ट्रॉन के क्लाउड की। तो ये डायग्राम है बेटा इसका, ठीक है ना? तो ये डायग्राम अपने को इमेजिन होने चाहिए। एक काम करें कहीं पर भी कॉपी में खोपचे में ये डायग्राम बना ले, क्योंकि ये काम आएंगे। तो अब इसको बार बार अपन डिस्कस नहीं करेंगे, आगे से मैं बोल दूंगा कि भाई मैं बता चुका हूं कि डी ऑर्बिटल का अलाइनमेंट कैसा होता है, कौन से डी ऑर्बिटल ऑन द एक्सिस होते हैं, कौन से इन बिटवीन द एक्सिस होते हैं, कहाँ कितने लोब होते हैं, कहाँ रिंग होती है, कैसा होगा, ये अपने को इमेजिन होना चाहिए। 2D में बोर्ड पे कैसा दिखता है वो हमने देख लिया, और 3D में भी इसको कैसे इमेजिन कर सकते हो मैंने ऑलरेडी आपको पेन की मदद से या मार्कर की मदद से बता दिया है कि कैसे अपन उसको इमेजिन कर सकते हैं। चले है ना? अब ये जो डायग्राम्स आपके सामने बने हुए हैं बेटा, इसमें से अब अपने दिमाग में क्या फिट कर लें बेटा? डी एक्स वाई को फिट कर लें। आइए इधर देखते हैं। आपको बोला गया जो 15th नंबर का केस हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, 15th नंबर के केस में, 15th नंबर के केस में हम किस किस को ले रहे हैं बेटा? पी एक्स और डी एक्स वाई को। आप इसका डायग्राम देखें, दिस इज पी एक्स, दिस इज डी एक्स वाई। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, और डी एक्स वाई कहां बन गया बेटा? इन बिटवीन द एक्सिस बन गया। अभी मुझे बताइए इसका जो न्यूक्लियस है और इसका जो न्यूक्लियस है वो एक्स पर आ रहे हैं कि वाई पर आ रहे हैं कि जेड पर आ रहे हैं बेटा? एक्स पर। तो मतलब पी एक्स और डी एक्स वाई का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने क्या ले लिया बेटा? एक्स लेना है, आपको जेड लेना है, और आपको वाई लेना है। पी एक्स और डी एक्स वाई को एक बार एक्स पे, एक बार वाई पर, एक बार जेड पर। पहले मैंने किस पे लिया? एक्स पर। इन दोनों का मैं रिजल्ट बता देता हूं। इन दोनों के रिजल्ट में आएगा नो बॉन्ड फॉर्मेशन, और इसके रिजल्ट में आएगा पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। अब उसको अपन समझ लेते हैं, देख लीजिए बेटा। जब आपने पी एक्स और डी एक्स वाई को एक्स पर लिया तो मुझे बताइए ये इधर जाएगा और ये ऐसे आएगा, ठीक है? तो ये इधर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। मुझे बताइए ये ओवरलैप करेगा या सेंटर पे जाके चिपक जाएगा? सेंटर पे। इसका मतलब है वहां ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगी, और जब ओवरलैपिंग ही नहीं हुई इसको क्या बोलेंगे? जीरो ओवरलैपिंग।
और जीरो ओवरलैप में हमेशा नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये बात आपको समझ नहीं आता, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, मुझे बताइए अभी पीएक्स और डीएक्सवाई को कौन सी एक्सिस पे ले रहा हूं? जेड पर। जेड एक्सिस कौन सी है बेटा? आपसे बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसे का ऐसा उठा लिया, पीएक्स और डीएक्सवाई को जेड पर लेना, मतलब इसका सेंटर और इसका सेंटर इस लाइन पे आना चाहिए। तो इसको अपन ने एज इट इज उठाया और इसका सेंटर ऐसा मान के चलो कि इसकी लाइन में यहां पर सेंटर है। अब जब ये ऐसे ले जाएंगे तो बताइए वापस से सेंटर टकरा जाएगा, और सेंटर से सेंटर टकरा जाएगा, मतलब नो ओवरलैपिंग, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, जीरो ओवरलैपिंग। मतलब यहां पर अगर मैं जनरलाइज करूं तो क्या जनरलाइजेशन आएगा, आइए आपको बताता हूं। उसमें 3 नाम ले रहा हूं मैं यहां पर। जब भी पीडी ओवरलैपिंग होगी तो मुझे बताइए इन दोनों में क्या कोई कॉमन एक्सेस दिख रही है? कौन है? कोई एक नॉन कॉमन एक्सेस है क्या? और कोई एक एक्सेस है ही नहीं। 3 नाम बोलूंगा मैं यहां पर। जब भी पीडी ओवरलैपिंग की बात चलेगी ना, तो पीडी ओवरलैपिंग में 3 नाम आएंगे आपके सामने। पहला नाम क्या आएगा? कॉमन एक्सिस। दूसरा नाम क्या आएगा? नॉन कॉमन एक्सिस। और तीसरा नाम आएगा जो एक्सिस है ही नहीं। मुझे बताओ यहां पर इसमें कॉमन एक्सिस कौन है? एक्स। और जो एक्सिस है ही नहीं, जो है ही नहीं, है ना, एक कॉमन और जो है ही नहीं। जो कॉमन और जो है ही नहीं उस पर आपको क्या मिलेगा बेटा? नो बॉन्ड। और जो इनके अंदर नॉन कॉमन एक्सिस है उस पर हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। पहले इसका भी रिजल्ट देखते हैं, फिर इसको समझेंगे 3D में। मुझे बताइए पीडी ओवरलैपिंग है या नहीं है बेटा? है। पीडी में बताइए कॉमन एक्सिस कौन दिख रही है? वाई। जो एक्सिस है ही नहीं। और नॉन कॉमन एक्सिस कौन है? अगर पीडी ओवरलैपिंग की बात चल रही है, जो कॉमन एक्सिस है और जो एक्सिस है ही नहीं पर नो बॉन्ड, और जो नॉन कॉमन एक्सिस है उस पर आपको क्या मिलेगा बेटा? पाई। आइए 16 नंबर के केस के पाई के केस को समझते हैं। वापस से अपन ने किसको लिया बेटा? पीएक्स और डीएक्सवाई को लिया, लेकिन इस बार एक्सिस कौन सी ली बेटा? वाई। वाई एक्सिस मतलब ऊपर से नीचे आने वाली एक्सिस। इनको घुमाना फिराना नहीं है, जैसा है वैसे ही रखना है। बस करना यह है कि मान लो ये एक्स है, ये वाई है, तो ये अपना डीएक्सवाई हो गया, यहां पर रख दिया अपन ने। और पीएक्स को कैसे रखना है? इस एक्सिस पर रखना है। पीएक्स को ऐसा रख दिया, ऐसे का ऐसा उठा के यहां रख दिया। क्या क्या अब ये डीएक्सवाई और ये पीएक्स, क्या दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सेस वाई आ गया कि नहीं आ गया बेटा? आ गया। अब ये ऐसे जब जाएगा, ऐसे जब जाएगा तो बताइए 1 से 1 टकराएगा या 2 से 2 टकराएंगे बेटा? 2 से 2। और 2 से 2 टकराएंगे तो क्या बनेगा बेटा? पाई। 1 से 1 टकराएगा तो सिग्मा, 2 से 2 टकराएंगे तो पाई, 4 से 4 टकराएगा तो क्या बनेगा? डेल्टा। तो ये 15 16 मैंने डायग्राम से बता दिया। सेम तरीके से कौन हो जाएगा बेटा? 17 और 18 भी हो जाएगा। अब आते हैं 19 और 20 वाले केस पर, ध्यान से देखिएगा। कौन दिया आपको? डीएक्सवाई। डीएक्सवाई डीएक्सवाई कैसा बनेगा? अभी हम लोगों ने उसको डिस्कस किया था कि डीएक्सवाई का फॉर्मेशन जो होगा वो किस तरह से होगा। चले, है ना, ध्यान से देखेंगे बेटा। डीएक्सवाई के फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, और हमें बनाना किसको है बेटा? डीएक्सवाई को। तो ये बन गया डीएक्सवाई, और यहां पर एक और डीएक्सवाई अगर हम बना दें तो ये दूसरा क्या बन गया बेटा? डीएक्सवाई। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, डीएक्सवाई और डीएक्सवाई को आपको तीनों एक्सिस पे लेना एक एक करके, पहले एक्स पर, फिर वाई पर, फिर जेड पर। मुझे बताइए अभी के हिसाब से इनका इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कौन सा दिख रहा है? एक्स है या वाई है या जेड है बेटा? एक्स है। अभी मान लो ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे जा रहा है, बताइए 1 से 1 टकराएगा कि 2 से 2 टकराएगा कि 4 से 4? 2 से 2। दिख रहा है? समझ में आ रहा है सबको? ये इससे टकरा जाएगा, ये इससे टकरा जाएगा, और 2 से 2 टकराएगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। तो मतलब जब इन दोनों के केसेस में डीएक्सवाई में एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई। अब अगर वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लू और जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस लू तो क्या बनेगा वो भी इमेजिन करते हैं। मुझे बताइए इन दोनों का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अब क्या लेना है? वाई। वाई लेने का मतलब है इसका, इसको घुमाना फिराना नहीं है, रखना ऐसे ही है, बस इसका सेंटर और इसका सेंटर ऐसे आना चाहिए। तो बेटा इसको यहां से उठा के यहां रख दूंगा, यहां से उठा के यहां रख दूंगा, तो क्या वो डायग्राम कुछ इस तरीके से, इसका सेंटर और इसका सेंटर वाई पर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? आ जाएगा। अब मुझे बताइए वापस से जब ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो 1 से 1, 2 से 2 या 4 से 4? 2 से 2, 2 से 2 क्या बनेगा? पाई। तो वाई वाले में भी क्या बन जाएगा? पाई। और अब आते हैं जेड पर। जेड का मतलब है इसका सेंटर और इसका सेंटर इस लाइन पे आना चाहिए। तो बेटा अगर इसको ऐसे रखा और मान लो इसको उठा के इस पे चिपका दिया और इसको ऐसे धक्का दे दिया मैंने, है ना, तो बताइए 1 से 1, 2 से 2 या 4 से 4? 4 से 4 की सेंटर से सेंटर? 4 से 4 की सेंटर से सेंटर की दोनों?
4 से 4 की सेंटर से सेंटर की दोनों, 4 से 4 भी और सेंटर से सेंटर भी है। क्यों? फुग्गा फूला हुआ है, वाह शाबाश। सारे कहानी का निष्कर्ष एक ही, फुग्गे फूले हुए हैं, ध्यान रखना। ये जो 4 से 4 है, जब ये जाएगा तो सेंटर नहीं टकरा पाए, फुग्गे फूले हुए हैं तो दूर ही रोक लेगा, सेंटर को टकराने नहीं देगा। फुग्गे एक दूसरे को दूर रोक लेंगे, मतलब 4 से 4 टकराएगा। जब 4 से 4 टकराएगा तो मुझे बताइए, ये टकराएगा इससे, अभी ये यहां पर ऐसा देखना पड़ेगा, जब ये ऐसे आया होगा तो बेटा ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा, ये इससे ओवरलैप करेगा और ये इससे ओवरलैप करेगा, और 4 से 4 टकराएंगे तो बताइए कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? डेल्टा बॉन्ड। तो मुझे बताइए dxy और dxy लिया अपन ने, जो कॉमन एक्सिस है दोनों में, जो कॉमन एक्सिस है दोनों में, इस बार dd में कॉमन कॉमन पे क्या बन रहा है? पाए। और जो एक्सिस है ही नहीं पे क्या बन रहा है? डेल्टा। आइए इसको यहां पर लिख रहे हैं, dxy में अगर x या y लेता हूं कॉमन कॉमन पे, इस बार क्या बनेगा? पाए। ये वाली कहानी इसमें मत लगाना, ये pd की कहानी अलग थी, ये dd की कहानी है, ठीक है। और dxy में जो एक्सिस है ही नहीं, उस पर कौन सा बन रहा है बेटा? डेल्टा। और डेल्टा बॉन्ड को अपन इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान सुनना, ये डेल्टा बॉन्ड जो है ये आपको वैसे काम में नहीं आएगा सिलेबस के अंदर। ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड कौन सा बना है बेटा? डेल्टा बॉन्ड बना है। तो मैं डेल्टा बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन कर देता हूं यहां पर। डेल्टा बॉन्ड है, और डेल्टा बॉन्ड आपको काम आएगा जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या होगा कि एक टॉपिक आएगा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN नाम का टॉपिक आएगा, और वहां पर उस टॉपिक के अंदर मेटल मेटल का बॉन्ड बनेगा dd ब्लॉक के, जैसे कोबाल्ट का कोबाल्ट से या मैंगनीज का मैंगनीज से। तो वहां पर जो मेटल मेटल का कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा ना, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा? डेल्टा बॉन्ड बनेगा। तो इसका नाम वहां पर मेंशन आएगा। तो अब मैं बोलूंगा कि हमने इसको कहीं कहीं ओवरलैपिंग में पढ़ा हुआ था। फटाफट ये टेबल जो बना हुआ है इसको ड्रॉ करिए, आगे बढ़ते हैं हम इसमें। तो ओवरलैपिंग में 3D का इमेजिनेशन बेटा अपन ने देख लिया, किस तरह से ओवरलैपिंग करानी है नहीं करानी है। घर पे जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना इसको ताकि क्लियर हो जाएगा, वरना फिर दूसरा रास्ता बता ही दिया, टेबल याद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। भाई तो ये येलो कलर से लिखता दिख जाता तेरे को, गायब नहीं हो जाए, देखना कलर उड़ जाए बाद में, सारी मेहनत बेकार हो जाए। 6 महीने बाद कॉपी खोले कलर ही गायब, फिर सोचे वहां पर क्या लिखा था। ऐसे रिस्क ना ले अभी तो लेक्चर्स का भी सहारा है ना, देख सकते हो वापस। और वही है कि फिर समझ उसको ये नहीं पता रहे कौन से लेक्चर में था, फिर ढूंढना पड़ेगा। है 8 डेट टिकते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चले बेटा ना, अब ये जो टेबल अभी आपके सामने बनी, इसमें जो डेल्टा बॉन्ड वाला डायग्राम हम लोगों ने बनाया, वो डायग्राम एक बार मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। डायग्राम बना लेना ताकि बाद में कभी देखना हो तो इस तरह से अपन डेल्टा बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ध्यान रखना एक्स नहीं है, जेड मान के चल रहे हैं अपन, बस बोर्ड पे ऐसे दिखाना पड़ेगा अपने को। आज किसका मैच है? के गुजरात और RR, बढ़िया मैच होगा मतलब। कल CSK और MI, अच्छा 3:30 बजे से, बढ़िया है, तब तो पूरा मैच देखने को मिलेगा। है लास्ट लेक्चर होगा ना, तब तक तो खत्म हो जाएगा।
चलिए है ना, अब आगे बात करते हैं इसमें, अगले पॉइंट पे मूव करते हैं। मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं आपको, उन क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखिएगा, व्हेन px ऑर्बिटल, व्हेन px ऑर्बिटल ओवरलैप्स विथ py, हाँ क्वेश्चन है बेटा, व्हेन px ऑर्बिटल ओवरलैप्स विथ py ऑर्बिटल, when px orbital overlaps with py orbital along with internuclear axis y, along with internuclear axis y, then the bond formed will be, then the bond formed will be along with internuclear axis y, then the bond formed will be, पहला ऑप्शन लिखेंगे सिग्मा, दूसरा ऑप्शन लिखेंगे पाई, तीसरा ऑप्शन लिखेंगे डेल्टा, चौथा ऑप्शन लिखेंगे नो बॉन्ड। सिग्मा पाई डेल्टा नो बॉन्ड, आंसर इज नो बॉन्ड। काहे नो बॉन्ड हो जाएगा? दो डिफरेंट पी कभी ओवरलैप कर ही नहीं सकते, एक पीएक्स है और एक पीवाई। पीएक्स से या तो पीएक्स ही ओवरलैप करेगा, पीवाई से या तो पीवाई ही ओवरलैप करेगा। दो डिफरेंट पी क्यों नहीं ओवरलैप करेंगे भाई? देखो इधर पीएक्स ऐसा है, पीवाई ऐसा है, एक इस एक्सिस पे एक इस एक्सिस पे है, तो दोनों का कभी भी ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकता, अलाइनमेंट ही अलग है बेटा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं अगले केस पे, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूं, लिखिएगा, when dxy, when dxy overlaps with, when dxy overlaps with py orbital, when dxy overlaps with py orbital along x axis, along x axis, along x axis, then the bond formed will be, then the bond formed will be, ऑप्शन वही चारों हैं जो इससे पहले लिखे थे अपन ने, सिग्मा पाई डेल्टा नो बॉन्ड। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? पाई, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लिखे, when dxy orbital, when dxy orbital overlaps with another dxy orbital, when dxy orbital overlaps with another dxy orbital along z axis, along z axis, then the bond formed will be, then the bond formed will be, when dxy orbital overlaps with another dxy orbital along the z axis, then the bond formed will be, वही सिग्मा पाई डेल्टा नो बॉन्ड, ऑप्शन वही है, करेक्ट आंसर विल बी डेल्टा। क्यों होगा डेल्टा भैया? चार से चार टकरा रहे होंगे और चार से चार टकराएंगे तो क्या बनेगा? डेल्टा। अगला प्रश्न लिखिए, which orbital cannot participate, which orbital cannot participate in pi bond formation, which orbital cannot participate in pi bond formation, pi bond formation, ऑप्शन लिखेंगे, पहला ऑप्शन लिखें एस, अगला लिखें पी, अगला लिखें डी और लास्ट लिखें ऑल ऑफ दीज। एस, एस क्यों नहीं बना सकता पाई बॉन्ड? उससे क्या हो गया? हाँ, लोब एक ही है उसके पास, क्या है? एक ही लोब है भैया। पाई बॉन्ड बनाने के लिए दो से दो को टकराना होगा, और एस में लोब कितना? एक ही है, और एक ही लोब है तो वो दो जगह से टकरा नहीं सकता। और या फिर ऐसा बोल दे कि एस ने कसम खा रखी है, कोर्ट में कसम खाई थी उसने, और कसम तोड़ेगा तो फिर जज डंडे मारेगा उसको, है ना, इसीलिए। चले अगला एक लास्ट क्वेश्चन और लिखे, आगे बढ़ते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल, which of the following d orbital can, which of the following d orbital can never participate in pi bond formation, which of the following d orbital can never participate in pi bond formation? पहला ऑप्शन डी एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन डी वाई जेड, अगला ऑप्शन डी जेड एक्स,
अगला ऑप्शन dz स्क्वायर, करेक्ट आंसर विल बी dz स्क्वायर, करेक्ट आंसर इज dz स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान रखना डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो स्क्वायर वाले होते हैं ना ऑन द एक्सेस वाले, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, पर उनमें से अभी जो ऑप्शन आपको दे रखा है वो dz स्क्वायर दे रखा है। dz स्क्वायर के अलावा कभी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाए वो भी पाई बॉन्ड में फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये पॉइंट लिख लेना कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर डू नॉट पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों में से जो ऑप्शन दे दे एग्जाम में, अभी मैंने dz स्क्वायर दिया है तो आपने उसको टिक करना है, लेकिन अगर dz स्क्वायर के बदले डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी आ जाए तो वो आंसर हो सकता है। चलिए ना, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद आते हैं हम लोग वापस से वीबीटी के ऊपर ही। ओवरलैपिंग हमने समझी, चल वीबीटी रहा है, लेकिन वीबीटी हमने किस लिए शुरू किया था वहां से हम लोग बात शुरू करते हैं। याद करिए वीबीटी में आपको बोला था कि जब भी दो एटम्स के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से या पाई का कंपैरिजन पाई से करना होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी, तो आपको क्या देखना पड़ेगा बेटा, वीबीटी। याद करिएगा हमने बोला था कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में हमने ये समझा था कि कोएक्सियल से क्या बनता है बेटा, सिग्मा, और कोलेटरल से क्या बनता है, पाई। सिग्मा बॉन्ड जब अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाता था तब जाके पाई बॉन्ड बनना शुरू होता था, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू द पाई बॉन्ड। तो एक नोट बना के लिखें, सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, sigma bond is stronger than pi bond. Sigma bond is stronger than pi bond due to greater extent of overlapping. Sigma bond is stronger than pi bond due to greater extent of overlapping. कभी भी ये क्वेश्चन आ जाए कि भाई सिग्मा और पाई में से स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो आंसर इज सिग्मा, और क्यों होता है तो आंसर इज ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग या मोर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, अब मान लो सिग्मा और पाई में कंपैरिजन होता तो हम बोल देंगे कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मान लो सिग्मा 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 में ही कंपैरिजन है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सिग्मा चारों में से पांचों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो कैसे पता लगाएं, या पाई का कंपैरिजन अगर पाई से ही कर रहे हो तो कौन सा पाई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या कौन सा पाई वीक है, उसको कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए हमें कुछ फैक्टर्स पढ़ने होते हैं। आइए उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगला जो सब हेडिंग आ रहा है बीबीटी के अंदर वो आ रहा है बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ में जब हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, आइए उस पर डिस्कशन करते हैं। एक बात बताओ, दो एटम को बॉन्ड बनाना है, ध्यान सुनना, दो एटम है उनको बॉन्ड बनाना है, तो बेटा बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो एटम पास होने चाहिए कि दूर होने चाहिए, पास। अरे भैया जिसकी भी किसी भी दो चीजों को बॉन्ड बनाना है तो पास होंगे तो ही बॉन्ड अच्छा बनेगा, दूरियां बढ़ती जाएंगे तो बॉन्ड कमजोर हो जाए, कोई भी तोड़ जाएगा, है ना, ऐसी वाली बात है। तो आइए, सब संसार के नियम है। अब आपको संसार के नियम समझ आते तो आपको केमिस्ट्री समझ आती है ना, 101 तोपों की सलामी आपको। आइए, तो पहला वाला फैक्टर जो हम लोग लगाएंगे वो फैक्टर क्या होगा बेटा, शेल नंबर, या फिर क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ शेल। क्योंकि हमारे पास सीधा से एक कैलकुलेशन है कि जिसका शेल नंबर ज्यादा होगा उसका साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दूर जाएंगे, और न्यूक्लियस दूर जाएंगे तो बॉन्ड आराम से तोड़ दिया जाएगा क्योंकि अट्रैक्शन कम होगा। देखिए जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा, और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा तो बताइए एटम पास आ रहे कि दूर जा रहे, दूर जा रहे, और दूर जाएंगे तो बॉन्ड को तोड़ना आसान है या मुश्किल है, आसान है, इसका मतलब बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। और बेटा जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी कम होगी, और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी कम लगे। तो जो ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का होगा वही ऑर्डर बॉन्ड स्टेबिलिटी का होगा, वही ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी का या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का भी होगा। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बता दिया था। आइए इसके ऊपर एक एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम में बोला 1-1, एग्जाम में बोला 2-2, एग्जाम में बोला 3-3, और आपको इसका ऑर्डर बनाना है बॉन्ड स्ट्रेंथ का या बॉन्ड स्टेबिलिटी का या बॉन्ड एनर्जी का। पहले मुझे बताइए जो 1-1 लिखा है इसका कहने का मतलब क्या है, इसको अपन रीड कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करोगे, क्या कहना चाहता है यहां पर, यहां बोल रहा 1-1, 2-2 और 3-3, सारा आंसर 0, और अपन लगा के आएंगे बराबर 0 = 0 = 0 और मिलेगा -1, है ना। हाँ -1 ही है वो, तो फिर ज्यादा वो -5 ज्यादा ज्ञान हो जाता है फिर, ठीक है, -1 ठीक है। 1 - 1 2 - 2 ये ऐसा नहीं है, इतना समझ में आता है।
ये क्या बोल रहा है, ये एक एटम है जिसका शेल नंबर 1 है, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड का है, कार्बन और कार्बन सेकंड पीरियड का है, फास्फोरस और फास्फोरस थर्ड पीरियड का है। तो आपको एग्जाम में दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा, या तो यहां एटम लिख के देगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन नहीं दिया तो फिर क्या लिख के देगा बेटा, शेल नंबर लिख के देगा। मेनली एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, फास्फोरस फास्फोरस, कार्बन कार्बन, ऐसा एटम बना के देगा, एलिमेंट बना के देगा। लेकिन बाय चांस एलिमेंट ना बना के दे, वो एलिमेंट वाले क्वेश्चन अपन अभी 3 फैक्टर्स पढ़ने, उस तीसरे फैक्टर के बाद पढ़ेंगे। लेकिन हो सकता है कि एलिमेंट ना लिख के दे, ऐसे 1 2 3 4 लिख के देते, तो वो 1 2 3 4 का भी मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए। मुझे बताइए पहला फैक्टर क्या लगा बेटा, शेल नंबर। ये 1 1 क्या बोल रहा है, शेल नंबर, एक एटम दूसरा एटम, दोनों एटम का शेल नंबर क्या है 1 1, और ये बीच में माइनस क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। डैश मत समझना इसको, ये क्या बोल रहा है कि दो एटम है, उनके बीच में पहला बॉन्ड बना, और पहला बॉन्ड हमेशा कौन होगा, सिग्मा। क्या ये दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन, दो एटम के सिग्मा बॉन्ड, दो एटम के सिग्मा बॉन्ड से हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, हो रहा है। दो एटम में सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन जब भी सिग्मा से होगा तो आपके दिमाग में तुरंत बिजली चमकनी चाहिए, और बिजली क्या चमकनी चाहिए, वीबीटी लगाना है। जब भी दो एटम को मैं यहां पर डायटोमिक बोल दूंगा, तो जब भी डायटोमिक में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से, सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो, ऐसे केस में आपको क्या लगाना बेटा, वीबीटी। ये बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, अभी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी एनर्जी पढ़ रहे हो ना, ये क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से भी सॉल्व होते हैं, और ये क्वेश्चन एमओटी से भी सॉल्व होता है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का, पहले तो आपको देख के चमकना चाहिए कि इसमें वीबीटी लगाना था, क्या हाइब्रिडाइजेशन लगाना था, क्या एमओटी लगाना था। और वो समझ में कब आएगा, जब ये जो बोला जा रहा है इसको दिमाग में फिट करेंगे, है ना। आपको क्या बोला मैंने, डायटोमिक में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से, सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो, तो समझ जाइएगा क्या लगना है, वीबीटी। वीबीटी का पहला फैक्टर कौन है बेटा, शेल नंबर। शेल नंबर यहां लिखा हुआ दिया है, वरना HHCCNN कुछ भी देता तो अपन शेल नंबर खुद निकालते। अब मुझे बताओ, शेल नंबर लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं बेटा, बढ़ रहे हैं। शेल नंबर बढ़ेगा तो एटम पास आएगा कि दूर जाएगा, दूर जाएगा, और एटम दूर जाएगा तो बॉन्ड वीक होता जाएगा। इसका मतलब ये बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा और ये बॉन्ड सबसे वीक होगा। अब एक और बात समझते हैं, मान लो कभी ऐसा केस आ जाए कि जो आपको ये एटम दिए गए वो ऐसा होता 2 2 2 2 और 2 2। अब अभी भी शेल नंबर जब आप देखोगे तो अब शेल नंबर कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि सबका शेल नंबर क्या हो गया, सेम। तो ऐसा भी हो सकता है, अभी तो शेल नंबर अलग दिख रहे हैं, लेकिन हो सकता है शेल नंबर भी सेम आए, तो उसके लिए भी एक हथियार देखना है। तो देखो सेकंड नंबर पे क्या है, इफ शेल नंबर इज सेम, तो अगर पहला वाला फैक्टर काम नहीं कर पा रहा है कहीं पर, तो फिर दूसरा फैक्टर क्या देखेंगे, दूसरा फैक्टर देखेंगे बेटा नेचर ऑफ ऑर्बिटल। अब ये नेचर ऑफ ऑर्बिटल क्या है, तो ये हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, याद करिएगा। नीरज चोपड़ा की बात हुई थी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग का एक फ्लो चार्ट बनाया था अपन ने वीबीटी की शुरुआत में। टाइप ऑफ ओवरलैपिंग, कोएक्सियल, कोलेटरल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल, एस इज नॉन डायरेक्शनल, पीडीएफ इज डायरेक्शनल। कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो बेटा ये फैक्टर तभी लगाना है जब शेल नंबर क्या होगा, सेम। और शेल नंबर सेम हुआ तो ध्यान, मान लो आपको एग्जांपल दिया गया 2s 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 2p और 2p 2p, मान लो ये आपको दिया गया। ये बात बताओ मुझे, इसके अंदर जब आप शेल नंबर की बात कर रहे हो बेटा, तो इसका शेल नंबर क्या दिख रहा है आपको, 2 2। शेल नंबर क्या दिख रहा है, 2 2। शेल नंबर क्या दिख रहा है बेटा, 2 2। ये बात बताओ, पहले इसको रीड करना सीखें। क्या यहां पर ये दो एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा, कर रहा है। दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा। क्या दो एटम को डायटोमिक बोल दूं तो यहां डायटोमिक में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से, सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, हो रहा है। और जब भी डायटोमिक में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से होगा, क्या लगाएंगे बेटा, वीबीटी। अब वीबीटी का पहला फैक्टर कौन है बेटा, शेल नंबर। शेल नंबर यहां भी 2 2 है, यहां भी 2 2 है, और यहां भी 2 2 है। क्या शेल नंबर सेम है या नहीं है? अच्छा, शेल नंबर सेम हो गया तो दूसरे नंबर पे क्या देखोगे बेटा, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। मुझे बताइए एस डायरेक्शनल की नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल। अब गोले का काय का डायरेक्शन सब जगह से बराबर है, भाले का डायरेक्शन होता है नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, डायरेक्शनल, और डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल। भैया गोला जब फेंका था तो ज्यादा दूर तक पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे, लेकिन भाला जब फेंका था तो पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ था। इसका मतलब जिसका डायरेक्शनल नेचर ज्यादा, उसमें एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग भी ज्यादा।
और एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा। पर ये बात ध्यान रखना, ये कब लगाओगे? जब शेल नंबर सेम। सेम मतलब ऐसा मत समझना कि 2 2 है। शेल नंबर मतलब यहाँ 1 2 है तो यहाँ भी 1 2, यहाँ भी 1 2। ये मत सोचना कि ये और ये सेम होने चाहिए, नहीं, यहाँ जो 2 है वही 2 यहाँ भी होने चाहिए। यहाँ 1 5 है तो यहाँ भी 1 5, वहां भी 1 5। इसको बोलते हैं अपन सेम शेल नंबर। ये काम करें, पहले ये जो 2 फैक्टर्स लिखे इसको लिखिए, इसके ऊपर पहले 2-3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ते तीसरे फैक्टर पर, फिर वो एटम वाले जो HHCC NNOO टाइप के क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली जेई मेंस में भी उसका क्वेश्चन आया हुआ है और पिछले 2-3 साल में मतलब 2-3 बार क्वेश्चन आ भी चुके हैं इसके। चले बेटा ना, अब इसके ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट? पहले क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस आपके सामने लिखे 1 2 1 3 1 4 1 5। करेक्ट आंसर ए, सही है बिल्कुल। पूछने तो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following bond is which of the following bond is most stable? Which of the following bond is most stable? क्या है आंसर? अरे बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी सेम है। बी, डी, सी, ए, बी, डी। क्यों? डायरेक्शनल। पहला फैक्टर क्या लगता है बेटा? शेल नंबर। जिसका इनका शेल नंबर 2 2 है और इनका शेल नंबर 3 3 है, जिसका शेल नंबर कम है वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, जिसका शेल नंबर ज्यादा है वो बॉन्ड वीक होगा। तो इन दोनों के मुकाबले ये दोनों स्ट्रांग है और इन दोनों के मुकाबले ये दोनों वीक है, क्योंकि पहला फैक्टर क्या लगेगा? शेल नंबर। अब जब शेल नंबर सेम हो जाए, जैसे इसके इसके और इसके शेल नंबर सेम है, तब क्या लगाओगे? डायरेक्शनल। तो अब मुझे बताओ इसमें डायरेक्शनल नेचर है कि नहीं है? अच्छा, इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें से आएगा बी, उससे कम होगा ए, क्योंकि इसमें डायरेक्शनल है और इसमें डायरेक्शनल नहीं है। और इन दोनों से वीक कौन है बेटा? ये दोनों। इसमें जिसमें डायरेक्शनल है वो स्ट्रांग होगा और जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो वीक होगा। यही स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यही बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है और यही बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर होगा। तो डायरेक्टली डायरेक्शनल मत देखने लगो, पहले हमेशा क्या देखना बेटा? शेल नंबर। शेल नंबर काम ना करे तब जाके क्या देखोगे? डायरेक्शनल नेचर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा हूं, लिखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज वीकेस्ट?
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज वीकेस्ट? क्या आंसर आएगा? करेक्ट आंसर इज बी. क्यों? शेल नंबर. फोर्थ ऑप्शन. क्यों होगा? पाई बॉन्ड है भैया. इसमें एक बात देखो, एक बात बताओ, एसएस ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा. एसएस से क्या बनता है? सिग्मा. पीपी से सिग्मा भी बनता है और पाई भी बनता है. पर जब तक कुछ लिख के ना दे तो पहला बॉन्ड ही मान के चलना. पहला बॉन्ड क्या बनेगा? सिग्मा. यहां पर भी पीपी है लेकिन मैंने लिख के दिया साइड वाइज या कोलेटरल. कौन बनेगा? पाई. सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड पाई बॉन्ड इज वीकर. इसमें शेल नंबर काम नहीं आएगा. ध्यान सुनना, इधर सुनो मेरी बात फिर से. ये शेल नंबर कब लगाना है? जब सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा हो या पाए का कंपैरिजन पाए से. सिग्मा का पाए से जब कंपैरिजन होगा, पाए हमेशा वीक, सिग्मा हमेशा स्ट्रॉन्ग. अब मान लो ये तीनों सिग्मा है, ये तीनों सिग्मा है, तो अब सिग्मा का कंपैरिजन जब सिग्मा से करूंगा ना, तब ये फैक्टर लगाना है. मुझे बताइए इसमें सबसे छोटा शेल नंबर इसका है. अच्छा, इनका ऑर्डर बनाओ स्ट्रेंथ का. ये सबसे वीकेस्ट है, वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है. वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट, वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट. डी से स्ट्रॉन्ग, क्या सही है? ये क्या सही बनेगा? घबराया मत करो, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस रखना सीखो. सबसे वीक हो गया पाए. इनमें से वीकेस्ट कौन है? बी. शेल नंबर लगेगा पहले. शेल नंबर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम. उससे स्ट्रॉन्ग सी और सबसे स्ट्रॉन्ग ए. दिस इज द आंसर. जब सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से होगा तो जिसका शेल नंबर सबसे कम उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, जिसका शेल नंबर सबसे ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम, और ये उन दोनों के बीच में आ जाएगा. बाई चांस कभी शेल नंबर सेम हो जाते ऐसे 3-3 या 3-3, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं? डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल नेचर. चलिए, ये हमारे शुरू के जो दो फैक्टर थे वो हमने यहां पर कंप्लीट करे. अब आते थर्ड फैक्टर की तरफ, मेनली जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना. तीसरा जो फैक्टर हमें पढ़ना है वो फैक्टर है बेटा नंबर ऑफ लोन पेयर्स. नंबर ऑफ लोन पेयर्स. नंबर ऑफ लोन पेयर्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ लोन पेयर आपको जो अप्लाई करना है वो अप्लाई करना है केवल और केवल फोन के लिए. अप्लाई फॉर फोन. ध्यान रखना, लोन पेयर जो फैक्टर लगाएंगे वो सिर्फ तभी लगाना जब आपको एटम्स में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन दिखे. इसके अलावा कोई भी एटम हो, भले उसमें लोन पेयर बना के दे दे, तो भी आपको उसमें लोन पेयर नहीं मानना है. सबसे पहली बात बेटा याद करो कोवेलेंसी. ऐसा क्यों है कि सर इन्हीं तीनों में मानते बाकियों में नहीं मानते? ध्यान सुनिएगा, याद करिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्या ये ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 के मेंबर है या नहीं बेटा? है. इसका कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक का तीसरा ग्रुप है, पी ब्लॉक का चौथा ग्रुप है, पी ब्लॉक का पांचवा ग्रुप है. अब मुझे बताओ NH2 NP3 के हिसाब से चले तो ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, तो ये 2s2 2p3 है बेटा. 2s2 2p3 का मतलब हो गया ये कुछ इस तरह का है 1 2 3. याद करो जब कोवेलेंसी अपन ने पढ़ी थी तो अपन ने बोला था नाइट्रोजन की ग्राउंड स्टेट में कोवेलेंसी 3 होती है. क्या ये एक्साइटेशन कर सकता है? नहीं. तो इसके पास हमेशा एक लोन पेयर होगा ही होगा. नाइट्रोजन के पास हमेशा कितना लोन पेयर होगा? एक लोन पेयर. ये फिक्स है बेटा. लेकिन अगर फास्फोरस आ गया तो क्या फास्फोरस में कहानी तो यही रहेगी, लेकिन उसमें डी आएगा तो एक्साइटेशन कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? कर जाएगा. और इसीलिए आपको सिर्फ नाइट्रोजन पे लोन पेयर मानना है. अगर फास्फोरस पे लोन पेयर दिखा भी देना तो भी नहीं मानना, क्योंकि उसका लोन पेयर एक्साइट कर सकता है, उसको काउंट नहीं करेंगे. ऐसे ऑक्सीजन में कितने लोन पेयर होते? 2. इसकी कोवेलेंसी 2 हुआ करती थी. लेकिन सल्फर जब आता था तो एक्साइटेशन करके 2 से 4, 4 से 6 करता था. फ्लोरीन में 1, पर क्लोरीन में 1 3 5 7, ये सब अपन पढ़ चुके हैं. तो बेटा नाइट्रोजन में 1 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं, और फ्लोरीन पे हमेशा 3 लोन पेयर होते हैं. ध्यान रखना, लोन पेयर जब भी मानना होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए गिने जाएंगे?
फोन के लिए गिने जाएंगे। मतलब जब भी एटम आपको दिख जाए बॉन्ड स्ट्रेंथ बॉन्ड स्टेबिलिटी में और फोन दिख जाए तो थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है आपको कि यहां पर लोन पेयर का खेल खेला जा सकता है। अब एक बात बताओ, अगर दो एटम में बॉन्ड बनाने आ रहे हैं और दोनों एटम में से मान लो मैं ए और बी नाम से बता दूं, तीन कंडीशन बना रहा हूं आपके सामने, तीन कंडीशन बना रहा हूं, जरा बताइएगा मुझे। यहां पर इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, किसका बॉन्ड सबसे बढ़िया बनेगा? पहले का कि दूसरे का कि अबे है तो सारे ये भी कौन सा? पहला। क्यों? लोन पेयर में रिपल्शन नहीं लगेगा भाई। बॉन्ड बनाने के लिए इन दोनों को पास आना है कि दूर जाना है? पास आना है, तो ये आराम से पास आएंगे। जब ये पास आएंगे तो लोन पेयर धक्का देंगे और यहां तो ये और ज्यादा धक्का देगा। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये, उससे वीक ये और उससे वीक ये। इसका मतलब है जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है लोन पेयर का रिपल्शन भी बढ़ेगा। रिपल्शन बढ़ेगा तो एटम पास आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। दूर या बढ़ने से बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो आइए यहां पर बात करते हैं। फैक्टर आ रहा है नंबर ऑफ लोन पेयर। जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे लोन पेयर का रिपल्शन भी बढ़ेगा और लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ, बॉन्ड की स्टेबिलिटी, बॉन्ड की एनर्जी कम होती जाएगी। ये फैक्टर आ गया। अब इसको अप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा एक और बात बताओ, ये जो तीन केस बना इसके अलावा मैं एक दो केस और बनाता हूं, जानकारी दीजिएगा मुझे। कहां पर लोन पे रिपल्शन है, कहां ज्यादा है, कहां कम है, कहां नहीं है। यहां लोन पे रिपल्शन है कि नहीं है? है ही नहीं। क्यों नहीं है? एक ही तो लोन पेयर है। लोन पे रिपल्शन कम से कम दो लोन पेयर तो चाहिए। ये एक लोन पेयर है लोन पेयर। यहाँ लोन पे रिपल्शन है कि नहीं है? यहाँ पर लोन पे रिपल्शन है कि नहीं है? बॉन्ड तो दोनों को बनाना है ना। ये ए का लोन पेयर खुद को धक्का देगा तो उससे इसके बॉन्ड पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। बॉन्ड पे फर्क तब पड़ेगा जब इसका लोन पेयर इसके लोन पेयर को धक्का देगा, तब जाके ये दूर जाएंगे। इसके धक्के से तो ये दोनों इधर और इधर खसकेंगे, इसको थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखना, लोन पेयर रिपल्शन कब काउंट होता है? जब एक ही एटम पे लोन पेयर होता है या दोनों पे होता है? दोनों पे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। आइए इसके एग्जाम्पल को देखते हैं और समझते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं बेटा फर्स्ट नंबर का, वो आपके सामने आ रहा है सीसी एन और ओ। जरा ध्यान से देखते हैं, समझते आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आया और आपसे पूछा कि इनमें से किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। ये बात बताओ क्या ये डायटोमिक है या नहीं है? बेटा है। ये भी डायटोमिक, ये भी डायटोमिक। डायटोमिक में क्या सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और डायटोमिक में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से होगा तो क्या लगाना है? वीबीटी। क्या लगाना है? वीबीटी। सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो, क्या लगाओगे? जोर से बोलो, क्या लगाओगे? वीबीटी का पहला फैक्टर क्या है बेटा? शेल नंबर। अब आइए स्टार्ट करते हैं यहीं से, शेल नंबर से। शेल नंबर मुझे बताइए, कार्बन कार्बन मतलब 2 है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 2 है। शेल नंबर कम ज्यादा होते तो मैं देखता कि जिसका शेल नंबर कम है उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता, जिसका शेल नंबर ज्यादा उसका बॉन्ड वीक होता। लेकिन शेल नंबर क्या हो गया? सेम। क्या इनमें से किसी का शेल नंबर 2 दिख रहा है? 2 दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और 2 दिख रहा है तो दिमाग में फोन की घंटी बज जानी चाहिए, क्योंकि फोन जब भी आएगा सेकंड पीरियड वालों का ही आएगा। किसका आएगा? तो सेकंड पीरियड वालों का फोन आएगा, वो यहां से दिख जाएगा। जैसे ही शेल नंबर 2 आया, दिमाग में घंटी बज जानी चाहिए कि फोन है या नहीं है। बताइए इनमें फोन है या नहीं है? है। दिख रहा है? फोन है मतलब कहानी चली जाएगी किसके ऊपर? लोन पेयर पर। ये जो दूसरे नंबर का फैक्टर अपन ने पढ़ा, ये कोई काम नहीं आएगा। ये तभी काम आएगा जब आपको ऐसे एस एस पी पी वीपी लिख के दे दे तो, वरना जब एटम लिख के आएंगे ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, पहले सीधे शेल नंबर और फिर इसको देखने की कोई जरूरत नहीं है। शेल नंबर के साथ सीधे आप किस पे चले जाओगे? लोन पेयर पे। हाँ एग्जाम में अगर ऐसे 2s 2s 2p आए तो डायरेक्शनल वायरेक्शनल देखना, वरना अगर एटम दिया तो डायरेक्शनल वायरेक्शनल मत देखना, सीधे शेल नंबर देखना और लोन पेयर पे आ जाना, आंसर आ जाता है। अननेसेसरी डायरेक्शनल देखने जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो बताइए शेल नंबर सेम। अब क्या देखना बेटा? लोन पेयर, क्योंकि सेकंड पीरियड है, फोन आ रहा है। बेटा बताइए कार्बन पे कोई लोन पेयर होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। दिखा दे तो भी नहीं मानना, मानना केवल उन्हीं पे और उनके ऊपर कितने लोन पेयर वो लिखा दिए मैंने 1 2 3, ठीक है ना। नाइट्रोजन पे 1+1,
और ऑक्सीजन पे 2+2। क्या लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो लोन पेयर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे? बढ़ रहे हैं। लोन पेयर बढ़ रहे हैं तो लोन पेयर का रिपल्शन भी बढ़ेगा, और लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ, बॉन्ड का स्टेबिलिटी, बॉन्ड का एनर्जी कम हो जाएगा। तो मुझे बताइए इनमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? कार्बन कार्बन, उससे कम नाइट्रोजन नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन ऑक्सीजन। नोट डाउन करिए, इसे आगे बढ़ते हैं। चले भैया ना, अब ये वाले पहले वाले क्वेश्चन को लिखने के बाद आइए अब इसमें कुछ पॉइंट आपको पहले समझाता हूं कि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आपसे किन किन तरीकों से पूछा जा सकता है। जरा इधर ध्यान देंगे 2 मिनट के लिए। इसको देखें और उसको देखें भैया। इसका अगर वो ऐसे करके दे दे तो बताओ आंसर क्या होगा? सेम ही है, तो बताइए आंसर क्या रहेगा? यही ऑर्डर आएगा, है कि नहीं? तो अपने को समझ में आ जाना चाहिए कि एक जो अपन ने सोचा ये गलत है। यहाँ बॉन्ड ओपन करके दे रखा था, नाइट्रोजन N2 दिया है, मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड होता है कि ट्रिपल होता है? समझ रहे हो? केमिस्ट्री में यही होगा। अगर आपने सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, साल भर यहीं पे फिर। ठीक है, हाँ, आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है? तो यहां पर जब अपन इस पर डिस्कशन नहीं देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि आपने इसको जो देखा उसको भी उसी तरीके से देख लिया। आपने यही फैक्टर वहां लगा दिया, उसके फैक्टर यहां लगा दिया, तो बेटा आपने वीबीटी में एमओटी लगा दिया, एमओटी में वीबीटी लगा दिया, यही पाए जाओगे अगले साल। एक्चुअल में मैंने आपको क्या बोला, डायटोमिक में वीबीटी लगता है, एमओटी भी डायटोमिक में लगता है, लेकिन मैंने एक चीज पे फोकस किया था, वो ये था कि जब डायटोमिक में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो, सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा, यहाँ सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड दे रखा है, मतलब सिग्मा का कंपैरिजन किससे कर रहा है? सिग्मा से। वहां सारे बॉन्ड सिंगल नहीं है, वहां कोई सिंगल है तो कोई डबल है तो कोई ट्रिपल है। तो उसमें एक बॉन्ड का कंपैरिजन नहीं हो रहा, उसमें तीन का कंपैरिजन दो से, दो का कंपैरिजन एक से, ऐसा कुछ कहानी चल रही है। मतलब यहां पर जब आप इसको अभी C2 को साइड में रखें, क्योंकि C2 के बारे में आपको अभी जानकारी है नहीं, जब एमओटी पढ़ाऊंगा तब पता चल जाएगा। बट N2 O2 अपन बचपन से पढ़ते तो इसको समझना आसान है, इसलिए मैं यहाँ पर पहले इन दोनों समझा देता हूँ। N2 लिखने का मतलब और O2 लिखने का मतलब ऐसा होता है। यहाँ अगर मैं सिंगल का कंपेरिजन सिर्फ सिंगल से करता तो वो बात लागू हो जाती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, अलग है बेटा, अलग है। यहाँ एक सिग्मा और दो पाए हैं, और यहाँ पर एक सिग्मा और एक पाए, और आप इन तीन बॉन्ड का कंपेरिजन इन दो से कर रहे हो। अगर सिर्फ सिग्मा को सिग्मा से कंपेयर करते तो वो बात सही बैठती, लेकिन यहाँ पर एक बॉन्ड का कंपेरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड का कंपेरिजन हो रहा है। और जब भी मल्टीपल बॉन्ड का कंपेरिजन आएगा तो बीबीटी काम नहीं आएगा, कौन काम में आएगा? एमओटी, डायटोमिक। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन सेम नहीं है, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। एमओटी में हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट एक बार आपको आइडिया दे दिया कि अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि क्वेश्चन की बारीकियों को अपने को समझना है, वरना आप 3 साल 4 साल 5 साल जितने साल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना आप पढ़ लो, लेकिन ये बारीकी अपने को समझ नहीं आती, और अपन कौन सी थ्योरी कब लगानी, कौन सी कब नहीं लगानी, इसी में फंसेंगे बेटा। लास्ट में यही होता है बच्चों के साथ, ठीक है? आइए इसमें एक और बात बताते हैं। एक और पॉइंट क्या हुआ उस पर बात करते हैं। देखो ध्यान से, क्या पूछा जा सकता है, कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मान लो मैंने आपको बोला क्या सेम है अलग है?
एग्जाम में तीर कैसा भी उड़ के आ सकता है, बचना आना चाहिए। सेम है कि अलग है? सेम है। आपको जो एटम दिखा रखे हैं जरा उन पे फोकस करो। यहाँ कौन है वो तो आपको दिख ही नहीं रहा ना, उससे तो मतलब ही नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आ गई आपको? ये एग्जाम में ऐसे ही पूछ सकता, तो इसका और इसका मीनिंग सेम है, लेकिन वो जो भी मैंने बीच में लिखा था उसका मीनिंग अलग था। इसको ऐसे भी दे देगा, ऐसे भी दे सकता है। ऐसे जब देगा तो इस पे हाईलाइट कर देगा कि भाई इसको इसको और इसको कंपेयर करना, तो ये और वो सेम है। क्या बात समझ में आ गई आपको? दो एटम में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से, सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से करना हो, क्या लगाएंगे बेटा? वी बी टी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या फ्रेम हो सकता है, आइए उसके ऊपर बात करते हैं। मान लीजिए एग्जाम में आपको दिया गया बेटा HF, HCl, HBr और HI। ध्यान से देखिएगा, ये चार दिए गए। अब मुझे बताओ इस बार मैंने बॉन्ड ओपन करके दिया या क्लोज करके दिया बेटा? क्लोज करके। पर इन मॉलिक्यूल को देखकर बताओ क्या ये डायटोमिक है या पॉलीएटॉमिक है बेटा? डायटोमिक। क्या इनके बॉन्ड्स ओपन करने आते हैं हमें? यस, ये पता होना चाहिए इतना। भैया HF में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल डबल या ट्रिपल? सिंगल। तो आपको एग्जाम में हो सकता है ऐसे लिख दे या हो सकता है ऐसे लिख दे, दोनों का मीनिंग सेम है। लेकिन उसको जब नाइट्रोजन वाला या ऑक्सीजन वाला केस पूछना होगा, तो अगर उसे सिंगल बॉन्ड कंपेयर कराना है तो उसको मजबूरन ओपन करके देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने N2 लिख दिया तो N2 का मतलब NN का सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, NN का ट्रिपल बॉन्ड होगा। लेकिन अगर उसने HF लिखा या ओपन करके लिखा, ये दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, क्योंकि इसमें होता ही सिंगल बॉन्ड है। HCl में सिंगल बॉन्ड है, HBr में सिंगल बॉन्ड है और HI में भी सिंगल बॉन्ड। क्या आप हर जगह दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बेटा? कर रहे हो। जब भी दो एटम के बीच में सिग्मा कंपैरिजन सिग्मा से होगा, क्या लगाना है बेटा? VBT। VBT का पहला फैक्टर शेल नंबर। बताइए शेल नंबर क्या है? 1 2 1 3 1 4 1 5। क्या शेल नंबर सेम है या अलग अलग है? क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर शेल नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? और शेल नंबर बढ़ेगा तो एटम पास आएंगे कि दूर जाएंगे? दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो बॉन्ड वीक होता जाएगा। तो मुझे बताइए इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन होना चाहिए? उससे वीक, उससे वीक, उससे वीक। जरा ध्यान से देखिए, क्या यहां पर शेल नंबर 2 है कि नहीं है? क्या यहां पर फोन की घंटी बजेगी कि नहीं बजेगी? फोन की घंटी बजेगी। क्या फोन में से शेल नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन कुछ भी आ सकता है, लेकिन अपने को देखना है फोन है कि नहीं। क्या फोन है या नहीं है? अच्छा फोन है, तो फोन में से कौन दिख रहा है बेटा? फ्लोरीन। क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है कि नहीं होता? होता है। इस पे लोन पेयर नहीं दिखाएगा, आपको इमेजिन करना। बताइए यहां पर लोन पे रिपल्शन है कि नहीं है? नहीं है। फोन तो है, लेकिन लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन के लिए दोनों एटम पे लोन पेयर होना चाहिए। इसलिए आंसर तो यही रहेगा, पर जितना इसमें घुमाया जा सकता था सारे घुमा के बता दिए। मतलब अपने को इस तरह के क्वेश्चन में जो जो कंफ्यूजन आ सकता था वो अपन ने यहाँ डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ता हूं, तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको क्वेश्चन दिया बेटा HHCCNNOO। जरा ध्यान दीजिएगा, इससे जस्ट पहले जो स्लाइड अपन ने ली थी उसमें ये CCNNOO अपन कंपेयर कर चुके हैं। तो बस उस CCNNOO में मैंने क्या ऐड कर दिया बेटा? HH। मुझे बताइए क्या यहां पर बॉन्ड्स ओपन करके दिए गए कि नहीं दिए गए बेटा? दिए गए। सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से हो रहा है, पहला फैक्टर क्या लगाओगे बेटा? शेल नंबर। बेटा इसका शेल नंबर 1 1, बाकी सबका 2 2। तो पहले तो शेल नंबर के बेसिस पे, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है। शेल नंबर के बेसिस पे क्या मैं बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी बेटा? HH की। ये तो अपन ने एक तरफ कर दिया। बाकी सबका शेल नंबर ज्यादा, इसके मुकाबले ज्यादा है, तो उनका बॉन्ड वीक होगा। लेकिन उन सबका आपस में शेल नंबर सेम है, और शेल नंबर सेम है तो फिर क्या लगाएंगे बेटा? लोन पेयर। लेफ्ट टू राइट जाने पर इन तीनों में लगाना है केवल, है ना एरो, यहां मत लगा लेना। नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। इसका ऑर्डर हम पीछे बना ही चुके हैं। तो CCNN और OO विल बी द बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो JEE मेंस चल रहे थे उसमें आया हुआ क्वेश्चन है, आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। इधर देखिए, आपको कौन कौन दिया गया बेटा? कार्बन कार्बन
सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन। क्या ये सेम ग्रुप के हैं या नहीं है? काशी गैसन प्रभु मुझे बताइए, बॉन्ड ओपन करके दिया गया कि नहीं दिया गया? क्या आप दो एटम के बीच में सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। और सिग्मा का कंपैरिजन सिग्मा से होगा तो क्या लगाएंगे बेटा? वीबीटी। वीबीटी का पहला फैक्टर बोलिए क्या होता है बेटा? शेल नंबर। अच्छा शेल नंबर बताइए, तो ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 क्या यहां पर शेल नंबर 2 फोन की घंटी है कि नहीं है? 2 तो है लेकिन फोन नहीं है, कार्बन है ना? तो फोन की घंटी बजेगी कि नहीं बजेगी? नहीं बजेगी। और फोन की घंटी नहीं बजेगी तो इसका मतलब है सीधे सीधे किससे सॉल्व करूंगा? शेल नंबर से। जिसका शेल नंबर कम एटम पास, एटम पास तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, और जिसका शेल नंबर ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी कम। तो मुझे बताइए सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा बेटा? सीसी, उससे कम एसआई एसआई, उससे कम जीई जीई, और उससे कम एसएन एसएन। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा सबको? चलो इसको नोट करो फटाफट। तो इतना नोट कर ले, आज के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर इसके आगे केसेस कल देखेंगे, ठीक है ना? स्पेशल खाने का इंतजाम करें। आज किसको स्पेशल मिलेगा? क्या कल आएगा? वैसे सैटरडे दे दे, संडे। अच्छा चलो ठीक है, राधे राधे बेटे।